नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के लेक्चर में संविधान के भाग 5 का अध्याय 1 जो हम पढ़ रहे थे उसका ये अंतिम छोटा सा एक आर्टिकल है जिसको हम महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है तो अलग से एक छोटा सा चर्चा इस पर किया जाना आवश्यक था। इसलिए आज के वीडियो में हम भारत के महान्यायवादी पर चर्चा करेंगे कि आखिर महान्यायवादी होता कौन है, नियुक्ति कैसे है, क्या उसके अधिकार और कर्तव्य हैं, इस पर चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत की जाए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में बात किया जाना है, तो चलिए बात किया जाए। तो भारत का महान्यायवादी क्या है और कहां उसको रखा गया है। तो संविधान का भाग 5 हम पढ़ ही रहे हैं। भाग 5 के अनुच्छेद संख्या 76 में ये अध्याय 1 ही है। अध्याय 1 के संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में जो अनुच्छेद संख्या 76 है, जो आपकी आर्टिकल 76 है, उसमें महान्यायवादी का पद सृजित किया गया है। महान्यायवादी का पद उसमें सृजित किया गया है, ठीक है ना। 76 में महान्यायवादी के पद को बताया गया है, पद का सृजन किया गया है। ये ध्यान रखिएगा कि जो महान्यायवादी का पद है एक स्वतंत्र पद होता है। ये किसी भी प्रकार से राजनैतिक पद नहीं है, ये राजनीतिक पद नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये किसी भी प्रकार से राजनीतिक पद नहीं है, ये स्वतंत्र पद है, ये स्वतंत्र पद है जिसके बारे में अनुच्छेद 76 में बात की गई है। तो पद का सृजन हुआ अनुच्छेद 76 में। ये लाइन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का सर्वोच्च या प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम या सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी जो होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत का सर्वोच्च या भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी महान्यायवादी होता है, ठीक है ना। जो महान्यायवादी है वो भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है या सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है या प्रथम विधिक अधिकारी होता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समझ में आया ना। तो चलिए और आगे बात कर लें, नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बात कर लें कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कार्यकाल क्या होगा और इसकी अर्हताएं क्या होंगी, किस व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो यदि नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति क्या करेगा? संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो उस पद अर्थात महान्यायवादी पद की नियुक्ति के लिए अर्ह होता है उसको उस पद पर नियुक्त कर देता है। और अब सलाह का सेंस यहां समझ रहे हैं ना, क्योंकि सलाह का मतलब कि पूछना है, यहां कुछ नहीं। यहां मंत्रिपरिषद जिसका नाम राष्ट्रपति को सौंप देगी उसी को राष्ट्रपति को नियुक्त करना होगा। तो यहाँ सलाह तो लिखा है लेकिन सलाह नहीं, यहाँ आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद के कहने पर या जिस व्यक्ति को संघीय मंत्रिपरिषद कह देता है कि नहीं इस व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाना है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है, ठीक है ना। कार्यकाल के बारे में बात कर लें तो कार्यकाल के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जैसे देखिए जब आपसे इस बात पर चर्चा किया जाएगा तो इसमें 2-3 पद हैं। जैसे कहा जाता है कि कौन से ऐसे पद हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। तो
उसमें एक तो आपका मंत्रिपरिषद हो गया, संघीय मंत्रिपरिषद हो गया, दूसरा राज्य का राज्यपाल हो गया, और तीसरा आपका हो गया महान्यायवादी। महान्यायवादी ये ऐसे कुछ प्रमुख पद हैं जो कहा जाता है सैद्धांतिक रूप से कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक ये रहते हैं। तो महान्यायवादी के बारे में भी बात किया गया है। अब यहाँ राष्ट्रपति के चाहने का मतलब ये है कि संघीय मंत्रिपरिषद किसी भी समय अटॉर्नी जनरल को, महान्यायवादी को राष्ट्रपति किसी भी समय उसके पद से, किसके, संघीय मंत्रिपरिषद के कहने पर किसी भी अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, लेकिन किसके कहने पर, संघीय मंत्रिपरिषद के कहने पर। पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि यदि जैसे मान लिया जाए मंत्रिपरिषद ही नहीं रही, अर्थात सदन में उसका विश्वास ही नहीं रहे, तो मंत्रिपरिषद हट जाती है। तो जैसे मंत्रिपरिषद हट जाती है, यह महान्यायवादी का पद ऑटोमेटिक रिक्त मान लिया जाता है। जैसे मंत्रिपरिषद हटी, सरकार गिरी, तो महान्यायवादी जो उस समय का होता है उसका पद उसी समय रिक्त मान लिया जाता है। ठीक है ना। तो कार्यकाल के बारे में कोई स्पष्ट समय का निर्धारण नहीं है कि महान्यायवादी का पद कितने साल के लिए उस पर निर्धारित व्यक्ति बैठ सकता है। कोई समय सीमा तय नहीं है, कभी भी उसको हटाया जा सकता है, और वो जब चाहे राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके पद मुक्त हो सकता है। जो महान्यायवादी है वो राष्ट्रपति को जब चाहे त्याग पत्र दे करके पद मुक्त हो सकता है। ठीक है ना। तो ये नियुक्ति हो गया, कार्यकाल हो गया, और अर्हताएं हो गई कि कब वो कितने समय के लिए रहेगा। हाँ, अर्हताओं की बात कर लें तो नियुक्ति और कार्यकाल हो गया। अब यदि अर्हताओं की बात कर लें तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है, कहा गया है कि वह कम से कम, ध्यान से समझिएगा, ये अलग से भी आपको पढ़ने को मिलेगा, वह कम से कम 5 वर्ष तक लगातार किसी उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या तो ये योग्यता हो, अथवा कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अब यदि यह भी नहीं है, अथवा तीसरा कहा गया, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तीसरा कहा गया है राष्ट्रपति के नजर में वो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, अर्थात कानून का ज्ञाता हो, विधिवेत्ता हो। इनमें तीनों में से कोई भी एक योग्यता यदि है किसी के पास, तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। तो यही कोई एक योग्यता रखने वाला व्यक्ति अटॉर्नी जनरल भी नियुक्त हो सकता है, अर्थात राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है जो ये 3 योग्यताओं में कोई ना कोई एक योग्यता धारित अवश्य करता हो। समझ में आ गया ना। शॉर्ट फॉर्म में वहां लिख दिया जाता है कि महान्यायवादी के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की ये कोई एक योग्यता होनी चाहिए, तो सेम यही योग्यता कोई एक महान्यायवादी के लिए होनी चाहिए। आए समझ में ना। चलिए आगे थोड़ा सा और बात किया जाए।
अधिकार एवं कर्तव्य की बात कर लें तो पहले ही कहा जाता है कि यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, अर्थात भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देने का काम इसके द्वारा किया जाता है। बाकी राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह देना, अर्थात जो राष्ट्रपति जिस विषय पर निर्देशित करता है भारत सरकार को उस विषय पर महान्यायवादी सलाह देता है। साथ साथ में भारत सरकार के विधिक अभिकर्ता के रूप में भी सभी न्यायालयों में यह सुनवाई करता है, अर्थात भारत सरकार का पक्ष रखने का काम महान्यायवादी का होता है न्यायालयों में। ये इसका अधिकार एवं कर्तव्य है। एक स्पेशल और अधिकार इसको दिया गया है तो उसको थोड़ा सा समझिएगा, एग्जाम में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। एक अनुच्छेद 88 है तो ये संसद के अधीन, लेकिन ये अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है, तो थोड़ा सा ये समझिएगा। तो इस अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है कि महान्यायवादी जो है, ध्यान से समझिएगा, महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है। भाग लेने और साथ साथ में इसको बोलने का भी अधिकार, भाग लेने इसको भी मेंशन कर लीजिए, भाग लेने व बोलने का अधिकार है, अधिकार है वह। अब एक चीज समझिएगा, वैसे तो सामान्यतः संसद की कार्रवाई में वही व्यक्ति भाग ले सकता है जो संसद का सदस्य होता है। बिना संसद की सदस्यता लिए संसद की कार्रवाई में आप नहीं भाग ले सकते हैं। हाँ, देखने की बात अलग है कि उसके लिए एक अलग से दर्शक दीर्घा बनाई जाती है जहां कार्रवाई को देखा जा सकता है, लेकिन यदि उसमें भाग लेने की बात की जाए तो संसद की सदस्यता होनी आवश्यक है। लेकिन आर्टिकल 88 के तहत एक स्पेशल प्रावधान किया गया है महान्यायवादी के लिए, और उसको यह पावर दिया गया है कि वो संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो उसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, ठीक है ना, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ध्यान से समझिएगा, मत देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। ये हो गया। और क्या अधिकार है वो एक चीज और ध्यान से समझिएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन में भी, संसद के संयुक्त अधिवेशन में भी वो भाग ले सकता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में भी भाग ले सकता है, वहां भी बोल सकता है, लेकिन वहां भी मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। साथ साथ में जो विभिन्न प्रकार की संसदीय समितियां हैं, तो संसदीय समितियों की बैठक में भी वो भाग ले सकता है, वहां भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो कहां कहां वो भाग ले सकता है? संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो मत देने का अधिकार नहीं है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन यहां भी मत देने का अधिकार नहीं है। और संसदीय समितियों में भी वो भाग ले सकता है। ये एक स्पेशल पावर दिया गया है किसको? महान्यायवादी को, आर्टिकल 88 के तहत। आया समझ में? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हमने थोड़ा सा चर्चा किया था कि जो महान्यायवादी का पद है, इसको भी समझ लीजिए, मान लिया जाए कभी आ ही जाए क्वेश्चन, जो महान्यायवादी का पद है खास करके भारत में ये स्वतंत्र पद है। ध्यान से समझिएगा, ये स्वतंत्र पद है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले
कि बताइए कि भारत में महान्यायवादी का पद होता है, पहला स्वतंत्र पद, दूसरा राजनीतिक पद, अब या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो महान्यायवादी का पद है वो स्वतंत्र पद है, राजनीतिक पद नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें ये जो महान्यायवादी का पद है ना उसको राजनीतिक पद बनाया गया है, अर्थात जो वहां का जो विधिक मंत्री होता है, तमाम ऐसे विश्व के देश हैं जहां महान्यायवादी का पद राजनीतिक पद बनाया गया है। मतलब उस देश में जो विधिक मंत्री होता है, जो कानून मंत्री होता है, वही अटॉर्नी जनरल भी होता है। वही क्या होता है? अटॉर्नी जनरल भी होता है। लेकिन भारत में ये स्थिति अलग है। भारत में महान्यायवादी का पद स्वतंत्र पद है, उसका उस राजनीतिक पद से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये चीज भी समझना है। अब देखो, कानूनी मुद्दों पर सलाह देने की बात की जाती है तो महान्यायवादी को सपोर्ट करने के लिए अलग से एक सॉलिसिटर जनरल भी होता है और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। ये जो सॉलिसिटर जनरल है और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल है, क्योंकि ये संवैधानिक पद नहीं है, ये भारत सरकार के अपने मन के मुताबिक ये सृजित पद होता है, इसलिए संविधान में कहीं इसका उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा भी हम सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पर नहीं करते हैं। ठीक है ना? अब ये थोड़ा सा और समझ लें कि क्या महान्यायवादी जो एक सरकार का विधिक अधिकारी होता है, यदि मान लिया जाए वो पद से हट जाए, तो क्या उसको विधि व्यवसाय का निजी प्रैक्टिस या वकालत करने पर रोक लगाई गई है? जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लगा दी जाती है कि वो पद मुक्त होने के बाद निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, निजी वकालत नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि महान्यायवादी का पद जो है, ना तो ये भारत सरकार का कोई पूर्ण वकील है, ना ये कोई राजनीतिक पद है, समझिएगा, ना तो ये भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील होता है, ना ये राजनीतिक पद के अंतर्गत आता है। इसलिए जो महान्यायवादी है इसको निजी प्रैक्टिस पर, ध्यान से समझिएगा, निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं लगाई गई है, रोक नहीं लगाई गई है, रोक नहीं लगाई गई है। मतलब ये निजी प्रैक्टिस कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा शर्त जोड़ दिया गया है, क्योंकि ये भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है, भारत सरकार के लिए ही पेश होता है। तो जब ये रिटायर्ड हो जाता है, पदमुक्त हो जाता है, तो ये प्रैक्टिस तो करे भाई, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई ये नहीं करेगा, ना भारत सरकार के विरुद्ध किसी को सलाह देना है इसका काम। ना तो ये सलाह दे सकता है और ना ही भारत सरकार के विरुद्ध किसी मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। ये दोनों विषयों पर रोक लगाई गई है। मतलब भारत सरकार के विरुद्ध किसी को ना परामर्श दे सकता है और ना ही भारत सरकार के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकता है। बाकी अन्य यदि मुकदमे हैं तो आप उसमें पक्ष या विपक्ष किसी का भी आप वकील रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार के विरुद्ध आप वकालत नहीं करेंगे, अपना वकालतनामा नहीं लगाएंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं लगाई गई। आया समझ में? तो ये छोटा सा एक आर्टिकल था महान्यायवादी। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार मिला है, या इसी क्वेश्चन को कह देता है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ डिफरेंट टाइप के बन जाते हैं, तो इस पर चर्चा किया जाना थोड़ा सा आवश्यक था। तो आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हम मिलते हैं अध्याय 2 में, भाग 5 का ही अध्याय 2, जिसमें संसद के बारे में प्रावधान किया गया है। तो संसद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।